हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पीटी 365 जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्लासेस हैं आपके, वो क्लासेस हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज जो क्लास है आपकी, वो सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व जो 2026 में जितने भी जो व्यक्तित्व हैं, यानी कि जो पर्सनैलिटीज़ हैं, यानी कि जो ऐतिहासिक भी जो लोग हैं, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो सुर्खियों में रहे हैं, जो चर्चा में रहे हैं। और आपको पता है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। उनकी संस्थाएं, संगठन, पत्रिका, ठीक है, उनके बारे में ये सारी चीज़ें आपसे बहुत पूछी जाती हैं। तो एक ही क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 जो प्रश्न हैं हमारे वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी सीरीज में और कवर करते हैं आज की क्लास को। आपसे अनुरोध है कि आप अपने मित्रों को भी ये क्लास शेयर करें, जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ हो, ठीक है। शेयर करने में हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि सबको लाभ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। विषय सूची को अगर आप देखेंगे तो इसमें प्राचीन भारत से संबंधित जैसे सुश्रुत, चरक, बादामी चालुक्य के जो विक्रमादित्य प्रथम हैं और आदि शंकराचार्य, इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद मध्यकालीन, जिसमें हम देखेंगे राजा पृथुराय और जगतगुरु जो बसवेश्वर हैं उनके बारे में, देवराय प्रथम, संत कबीरदास, श्रीमंत शंकरदेव, तानसेन, गोस्वामी तुलसीदास, महाराणा प्रताप, गुरु तेग बहादुर जी और छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। इसके बाद आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे और आधुनिक भारत में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में, रानी चेन्नम्मा के बारे में, ठीक है। आगे बिरसा मुंडा के बारे में, हालांकि हम लोग कुछ व्यक्तित्व के बारे में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, लेकिन रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, मंगल पांडे, महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री नारायण गुरु, सर चेतुर शंकर नारायण, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ईवी रामास्वामी पेरियार, विनायक दामोदर यानी बीडी सावरकर, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, आचार्य विनोबा भावे, करतार सिंह सराभा, अल्लूरी सीताराम राजू, मेजर ध्यानचंद, सुखदेव थापर, MS स्वामीनाथन, भूपेन हजारिका और डॉक्टर K कस्तूरी रंगन, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले सुश्रुत के बारे में समझें, ठीक है। लोकेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद विक्रमादित्य प्रथम के बारे में और उसके बाद आदि शंकराचार्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। पहली ही लाइन यहाँ दी है कि ऐसा माना जाता है कि चरक का जन्म प्राचीन काल में उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था, ठीक है। चलिए अब सुश्रुत के बारे में अगर देखें आप, तो यह मानना है कि उनका जन्म प्राचीन नगरी काशी में लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। वे धन्वंतरी के गुरुकुलु में दिवोदास के शिष्य माने जाते, ठीक है। आगे देखें तो प्रमुख योगदान इनके क्या हैं। तो सबसे पहले सुश्रुत संहिता की रचयिता, ठीक है, यानी सुश्रुत संहिता आयुर्वेदिक चिकित्सा की महान त्रयी अर्थात 3 महान ग्रंथों में से एक है। इसके अतिरिक्त अन्य 2 ग्रंथों में महर्षि चरक द्वारा रचित चरक संहिता और महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदय शामिल हैं, ठीक। वे सर्जरी के जनक, यानी कि ये क्या हैं, सर्जरी के जनक।
एवं प्लास्टर सर्जरी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, वे मानव शरीर रचना विज्ञान यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी के अध्ययन का विस्तार से वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने मृत शरीर यानी शव का इस्तेमाल किया था। ओके, आगे समझें चिकित्सा नैतिकता। उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षक के रूप में चिकित्सकीय नैतिकता के मूल नियम स्थापित किए थे। ठीक है, तो ये उनके बारे में था। आगे बढ़े तो दूसरा टॉपिक है हमारा चरक। आइए चरक जी के बारे में समझ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। ठीक, वे कुषाण साम्राज्य के राजवैद्य थे। उन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय चिकित्सा का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। प्रमुख योगदान देखें तो चरक संहिता की रचना इन्होंने की, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा के मूल ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसमें औषधीय पादपों तथा उनके चिकित्सकीय गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक, इसमें हिमालय की तलहटी में आयोजित आयुर्वेद एवं एक सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता चिकित्सक आत्रेय ने की थी और इसी की कार्यवाही का भी विवरण मिलता है। ठीक है, त्रिदोष सिद्धांत के बारे में देखें तो चरक के अनुसार 3 दोष शरीर की कार्य क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं, अर्थात वात यानी गति, पित्त यानी परिवर्तन और कफ यानी कि स्नेहन या स्थिरता। ये दोष इन्होंने बताए हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक की तरफ। बादामी चालुक्य के विक्रमादित्य प्रथम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बादामी के चालुक्य राजवंश के विक्रमादित्य प्रथम के समय का एक दुर्लभ अभिलेख दावणगेरे जिले यानी कि कर्नाटक की मदापुरा झील में खोजा गया है। जो इसकी कालावधि है वो 644 ईस्वी से 681 ईस्वी मानी जा रही है। ठीक है, पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के अपने पिता पुलकेशन द्वितीय की पराजय के बाद विक्रमादित्य प्रथम सिंहासन पर आसीन हुए थे। ठीक है, सैन्य विजय के बारे में बात की जाए तो विक्रमादित्य प्रथम की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि चालुक्यों की राजधानी वातापी को पल्लवों से पुनः प्राप्त करना है। ठीक, स्थापत्य संरक्षण की बात देखी जाए तो उसने मुक्त रूप से खड़े मंदिरों के निर्माण में योगदान किया था, जो चालुक्य स्थापत्य कला का विशिष्ट पहचान बन गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। आदि शंकराचार्य। अगला टॉपिक आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी के बारे में देखें तो जन्म जो है कलाड़ी यानी केरल में हुआ। ठीक है, उन्होंने अद्वैतवाद यानी कि गैर द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। ठीक है, यह दर्शन ब्रह्म की अद्वैत प्रकृति पर बल देता है, अर्थात ब्रह्म जो है परम निराकार वास्तविकता है। इनके अनुसार जो है आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार दुनिया में जो भिन्नता यानी कि द्वैत दिखाई देती है वह है माया यानी कि भ्रम है, तथा मोक्ष यानी कि मुक्ति तब मिलता है जब व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म की एकता को पहचान ले। ठीक, उन्होंने आध्यात्मिक संसाधन यानी साधनों में भक्ति को ही महत्व दिया है। आगे देखें, उन्होंने देश की 4 दिशाओं में 4 मठ यानी कि 4 मठों के इन्होंने दिशाओं में बनाए थे। 4 दिशाओं में श्रृंगेरी जो कि दक्षिणी, द्वारिका पश्चिमी, पुरी यानी कि पूर्व और बद्रीनाथ उत्तर स्थापित किए थे। साहित्यिक कृतियाँ देखें तो भज गोविंदम, आत्मशतकम, सौंदर्य लहरी,
ब्रह्मसूत्र, भाष्य आदि इनके कृतियाँ देखी जा सकती हैं। ये थे प्राचीन काल से संबंधित जो सुर्खियों में रहे, चर्चा में रहे। अब हम मध्यकालीन भारत संबंधित जो सुर्खियों में रहे उनके बारे में जानेंगे, उन पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे, जैसे गुरु तेग बहादुर, संत कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास। इनकी लोकेशन आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, और ये गुरु तेग बहादुर पंजाब, महाराणा प्रताप राजस्थान, तानसेन मध्य प्रदेश, और राजा पृथ्वीराज श्रीमंत शंकरदेव असम। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको तो कौन नहीं जानता, ठीक है, महाराष्ट्र। जगत गुरु बसवेश्वर देव राय प्रथम, कर्नाटक। चलिए इनके बारे में भी एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले राजा पृथ्वीराज, उन्होंने 13वीं शताब्दी के आरंभ में कामरूप यानी वर्तमान जो असम पर शासन किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में इसको किस नाम से जाना जाता था, कामरूप के नाम से, जो कि वर्तमान में क्या है, असम है, ठीक है। वह खीन राजवंश से संबंधित थे। यह राजवंश खुद को नरकासुर का वंशज मानता था, ठीक है। वह देवी कामतेश्वरी यानी देवी दुर्गा का एक अवतार की उपासना करते थे। ये पाल राजवंश के पतन के बाद खीन शासक स्थानीय सरकार के रूप में उभरे थे, ठीक है। यानी कि जो पाल राजवंश था उनके पतन के बाद ये उभर के आए। खीन राजवंश कामता साम्राज्य की शुरुआत की। इस साम्राज्य को कामरूद या कामरूप या कामता या कोच या कोचहाजों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपको जो नई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो आप कमेंट में बताएंगे कि आपने क्या नया सीखा, क्या नई चीज़ आपको मिली, ठीक है। उन्होंने कामरूप पर आक्रमण करने वाले बख्तियार खिलजी को पराजित किया। इसका उल्लेख कनाई वर्षी शिलालेख में किया गया है। चलिए ठीक है, तो राजा पृथ्वीराज के बारे में हमने समझा। नेक्स्ट जगत गुरु बसवेश्वर, इनके बारे में जाने तो वे 12वीं सदी के महान दार्शनिक, कवि और नीति उपदेशक थे। उनका जन्म 1131 ईस्वी में कर्नाटक के बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे लिंगायत परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने वचन नामक कविताओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई। सामाजिक योगदान की बात की जाए तो उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया और जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात कही थी। आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का भी समर्थन किया था इन्होंने, ठीक है। प्रमुख मान्यताएं देखें तो कायक यानी कर्म ही पूजा, दासोह यानी धन का समान वितरण आदि मान्यताएं देख सकते हैं आप। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, देवराय प्रथम के बारे में जानते हैं। देवराय प्रथम जो कि 1406 से 1422 के बीच हम इनके समय काल को देख सकते हैं। वे विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले संगम वंश जो कि 1336 से 1485 के बीच रहा के शासक थे ये। और निर्माण देखें तो उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया और इससे विजयनगर के नगरों और गांवों के लिए नहर द्वारा सिंचाई संभव हो सकी थी। तो जानने वाली बात यह है कि तुंगभद्रा नदी पर इन्होंने एक बांध का निर्माण करवाया था देवराय प्रथम ने। विजयनगर का गौरव और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में देखें तो 1420 ईस्वी में इतावली यात्री निकोलो डी कांटो ने विजयनगर का दौरा किया था। किसने किया था? निकोलो डी कांटो। और निकोलो डी कांटो ने विजयनगर की राजधानी की सुंदरता, भव्य स्थापत्य कला और समृद्धि की प्रशंसा की है, ठीक है। चलिए आगे देवराय प्रथम के बाद संत
संत कबीरदास जी के बारे में जाने तो इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मूल विश्वास देखें तो उन्होंने कर्मकांड, जातिवाद, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। उन्होंने एक ईश्वर की भक्ति यानी निर्गुण भक्ति पर जोर दिया था। कबीर के पदों को 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी परंपराओं में संकलित किया गया है। ठीक है, तो देखें इसमें कबीर बीजक को वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर कबीर पंथ यानी कबीर का पंथ या उप संप्रदाय द्वारा संरक्षित किया गया है। और कबीर ग्रंथावली राजस्थान के दादू पंथ से जुड़ी है। ये उनकी कई रचनाएं गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित आदि ग्रंथ साहिब में भी मिलती हैं ये। ठीक है, कबीर की कविताएं कई भाषाओं और बोलियों में संरक्षित हैं। कुछ निर्गुण कविताओं की रचनाएं विशेष भाषा जो है संत भाषा यानी सदुक्कड़ी में रचित हैं। अन्य कविताएं उलट बांसी में मिलती हैं। उलट बांसी रचनाओं में कबीर ने अपनी बात को घुमा फिरा, जो अपनी बात थी उनकी उसको घुमा फिरा कर और प्रचलित अर्थ के एकदम विपरीत अर्थ में अभिव्यक्त की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, श्रीमंत शंकरदेव। चलिए श्रीमंत शंकरदेव जी के बारे में जाने तो वे 15वीं शताब्दी के महान संत और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म आलीपुखरी यानी कि नगांव जिला असम में हुआ था। ठीक है, जो कि 1479 से यानी कि 1449 से 1568 के बीच इनका समय था। उन्होंने एक शरणा धर्म, ठीक है, यानी एकेश्वर भक्ति पर आधारित एक नव वैष्णव आंदोलन की शुरुआत की थी। यह धर्म भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित था। ओके, प्रमुख योगदान समझें तो कीर्तन घोष जो कि असमिया भाषा में रचित एक भक्ति ग्रंथ है। इसमें भगवान कृष्ण की महिमा का उल्लेख मिलता है। किसकी? भगवान कृष्ण की महिमा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, गुणमाला देखें तो ये भागवत पुराण का एक संक्षिप्त संस्करण है। अंकित नाट देखें तो यह एकांकी नाटक का एक रूप है। इसमें नृत्य, संगीत, कथा का मिश्रण देखने को मिलता है। ओके, आगे समझें। भावना यह अंकित नाट पर आधारित एक पारंपरिक नाट्य पुस्तक प्रस्तुति है। इसका प्रदर्शन आमतौर पर सत्रों यानी वैष्णव मठों में किया जाता है। ठीक, सत्रीय नृत्य देखें तो यह सत्रों के भीतर विकसित एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। साहित्यिक कृतियाँ की बात की जाए तो भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर, कीर्तन घोष आदि देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो श्रीमंत शंकरदेव के बाद अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें है तानसेन। चलिए तानसेन जी के बारे में कुछ चीज़ों को जान लिया जाए। तो तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महत्वपूर्ण ज्ञाता थे। ये उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, कई बार पूछा जा चुका। उन्होंने तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य ने दी थी, यानी कि इन्हें जो तानसेन की उपाधि दी गई थी वो ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य के द्वारा दी गई थी। उन्होंने संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास से प्राप्त की थी। किससे? स्वामी हरिदास से। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं और अपने आश्रयदाताओं रामचंद्र बघेल, अकबर के लिए ध्रुपद गायन की रचनाएं की थीं। ठीक, वे मुगल बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध रागों की रचना की, जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी और दरबारी। ठीक है, उनके वंशज और शिष्य शेनिया कहलाते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ। आइए इनको भी एक बार सरसरी निगाहों से देख लिया जाए। 2025 में गोस्वामी तुलसीदास जी की 500वीं जयंती मनाई गई है, इसलिए ये चर्चा में रहे। जन्म का वर्ष देखें तो उनके जन्म के वर्ष को लेकर कोई सर्वमान्य मत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उनका
जन्म 1497 और 1532 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए प्रमुख योगदान देखें तो साहित्यिक योगदान, उन्होंने वाराणसी के गंगा के तट पर 80 घाट पर अवधी भाषा में रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की थी। रामचरितमानस यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर में दर्ज है। ये उन्होंने ब्रज भाषा में विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाओं में गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवय, हनुमान चालीसा आदि शामिल हैं। इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपसे कल्चर वाले पार्ट में। ठीक है, अगर आपने गौर किया हो तो। अब भक्ति आंदोलन से संबंधित चीज़ों को देखें तो तुलसीदास जगतगुरु रामानंदाचार्य की परंपरा में रामानंदी संप्रदाय के एक सुधारक और दार्शनिक थे। ये वह सगुण भक्ति परंपरा के एक वैष्णव हिंदू संत कवि थे जो भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनका यह भी मानना था कि निर्गुण यानी निराकार, गुणहीन और अमूर्त ईश्वर के प्रति भक्ति और सगुण भक्ति धारा एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। क्षेत्रीय बोलियों का प्रचार देखें तो अवधी और ब्रज। ठीक है, आगे समझें तो मंदिर निर्माण में उन्होंने वाराणसी में भगवान हनुमान को समर्पित प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर की स्थापना की थी। बहुत फेमस है ये। गए हैं आप लोग घूमने? अगर घूमने गए हैं तो कमेंट करिएगा, नहीं गए हैं तब भी आप बताइएगा कि आप क्यों नहीं गए। चलिए रामलीला की अगर बात की जाए तो यह तुलसीदास की रामचरितमानस पर आधारित रामायण का पारंपरिक नाट्य प्रदर्शन है। इसकी शुरुआत तुलसीदास के शिष्यों ने उनकी मृत्यु के बाद की थी। ठीक, रामलीला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला टॉपिक महाराणा प्रताप। आइए महाराणा प्रताप के बारे में जानें। वे एक प्रसिद्ध राजपूत योद्धा और राजस्थान के मेवाड़ के शासक थे। ये जो कि 1540 से 1597 के बीच इनका जीवन परिचय देखा जा सकता है। उनका जन्म कुंभलगढ़ किले में जयवंताबाई और उदय सिंह द्वितीय के घर हुआ था। उन्होंने अकबर के शासनकाल के दौरान मुगलों के अधीन होने से इनकार कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खान और मान सिंह कर रहे थे। ठीक है, उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह प्रथम। ठीक है, आगे बढ़े। गुरु तेग बहादुर जी। चलिए 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाई गई। उनका जन्म अमृतसर यानी पंजाब में हुआ। वे गुरु हरगोविंद जी के छठे जो सिख गुरु के सबसे छोटे पुत्र थे। वे 9वें सिख गुरु थे। ठीक, उनके योगदानों की अगर बात की जाए तो उन्होंने पंजाब में चक नानकी शहर की स्थापना की थी, जिसका बाद में श्री आनंदपुर साहिब शहर के रूप में विस्तार हुआ। उन्होंने हिंद की चादर के दुर्लभ सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे और धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश दिया था। ओके, उन्होंने अंधविश्वास, जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता का विरोध किया था। गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल उनके भजन समानता, शांति और साहस पर जोर देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानें तो 1630 से 1680। ठीक है, शिवाजी का जन्म 1630 में पूना के शिवनेर किले में हुआ था और उनकी मृत्यु 1680 में रायगढ़ के किले में हुई थी। ठीक है,
वे पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। 1674 में उन्होंने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया। इससे एक नए युग की शुरुआत हुई जिससे राज्याभिषेक युग कहा जाता है। उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद यानी अष्टप्रधान का गठन किया। उन्होंने 1654 में कल्याण के पास मराठा नौसेना बल की स्थापना की थी तथा पश्चिमी तटरेखा पर कई किलेबंद नौसैनिक अड्डे बनाए थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति विकसित की थी और 1659 में अफजल खां को पराजित किया था। ठीक है, चलिए मध्यकालीन संबंधित जितने भी व्यक्तित्व थे, जो पर्सनालिटीज़ थी, उनको भी हमने अच्छे से कवर किया। अब हम आधुनिक भारत की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक भारत संबंधित जो व्यक्तित्व को देखा जाए तो जैसे गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तराखंड से संबंधित, करतार सिंह साराभा सुखदेव थापर पंजाब से, मंगल पांडे मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश, भीमराव अम्बेडकर मध्य प्रदेश और स्वामी दयानंद सरस्वती विठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर दादा नौरोजी महात्मा ज्योतिबा फुले विनायक दामोदर सावरकर और आचार्य विनोबा भावे महाराष्ट्र। साथ ही देखें तो रानी चेन्नम्मा एम विश्वेश्वरैया ये कर्नाटक से संबंधित थे और श्री नारायण गुरु श्री चेतु शंकर नारायण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ये केरल से संबंधित थे। भूपेन हजारिका जी असम से संबंधित थे। ईसा मुंडा झारखंड से, डॉक्टर एस राधाकृष्ण और अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से और ईवी रामास्वामी पेरियार एम एस स्वामीनाथन तमिलनाडु से। ठीक है, चलिए एक एक करके इनके बारे में भी समझ लेते हैं, परिचय इनका जान लेते हैं। तो सबसे पहले लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, जो कि 1725 से 1795 के बीच इनका समय काल देखा जा सकता है। वे मालवा राज्य के होलकर वंश की रानी थी। उन्हें दार्शनिक रानी के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन देखें तो जन्म इनका चौंडी गांव जो अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। विवाह इनका मल्हार राव होलकर से हुआ था जो मालवा क्षेत्र के शासक थे। ठीक है, शाही उत्तराधिकार देखें तो पेशवा ने अहिल्याबाई को मालवा का शासक सौंपा। 1767 में वे इंदौर की शासिका बनी थी। ठीक, प्रमुख योगदान देखें इनके तो उन्होंने महेश्वर में एक कपड़ा उद्योग की स्थापना की जो आज महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर निर्माण और जीर्णोद्धार के बारे में जाने तो रानी ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 का निर्माण करवाया था। काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार करवाया था। गुजरात में पुराने जो कि जूना सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था जो अहिल्याबाई मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, हरिद्वार, काशी, सोमनाथ और रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थलों पर भी मंदिरों का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। स्थापत्य कला के बारे में देखें तो नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर किला, अहिल्या किला का जो है निर्माण करवाया। उन्होंने एक महिला सेना का भी गठन किया जो राज्य की रक्षा, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक रानी चेन्नम्मा जी के बारे में। तो इनके समय के बारे में देखें 1778 से 1829। आइए समझते हैं। उनका विवाह देसाई वंश के राजा मल्लसर्ज से हुआ था। इस प्रकार वे कित्तूर यानी अब जो कर्नाटक की रानी बन गई थी। अपने पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया था तथा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अंग्रेजों ने उसे कित्तूर का वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1824 में कित्तूर विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1824 में। ठीक है, कौन सा विद्रोह? कित्तूर विद्रोह। कित्तूर विद्रोह के बारे में जाने तो इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। साथ ही यह महिलाओं द्वारा संचालित शुरुआती उपनिवेश विरोधी संघर्ष में भी
उनमें से भी ये एक था। ठीक है, आगे समझें। तो इसके बाद ब्रिटिश और कित्तूर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। 1824 में हुई पहली लड़ाई में ब्रिटिश हार गए, लेकिन बाद में रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया और 1829 में बेलहुंगल किले में कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भगवान बिरसा मुंडा। इनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1875 से 1900 के बीच हाल ही में देश भर में स्वतंत्रता सेनानी एवं जनजातीय नेता भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, आरंभिक जीवन देखें तो उनका जन्म 1875 में कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। वे छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की मुंडा जनजाति से संबंधित थे। ठीक, शिक्षाएं देखें, शिक्षाएं एवं विश्वास, तो इसमें एकेश्वरवाद, उन्होंने बिरसाइत नामक एक पंथ की स्थापना की। उन्होंने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को अस्वीकार कर दिया और पारंपरिक मुंडा धार्मिक प्रथाओं में सुधार करने का प्रयास किया। विरासत देखें तो बिरसा के योगदान के कारण उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता के रूप में पूजा जाता है। औपनिवेशिक प्रतिरोध में योगदान की बात की जाए तो मुंडा विद्रोह, जिसमें उन्होंने 1899 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह को उलगुलान यानी महान विप्लव की भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश राज के खिलाफ नारा यानी अबुआ राज से तेर जाना, महारानी राजा तुरुन जाना, महारानी का जो राज समाप्त हो और हमारा राज स्थापित हो, ये मतलब था इसका। ठीक है, चलिए अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। 1824 से 1883, जन्म इनका 12 फरवरी 2024 को गुजरात के काठियावाड़ स्थित मोरबी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 अजमेर यानी राजपूताना अजमेर में हुई थी। गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म को सभी बुराइयों से मुक्त करने का उत्तरदायित्व सौंपा था। प्रमुख योगदान की बात की जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने 1875 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यानी उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है इनको। ठीक है, 1875 में स्वराज शब्द का। वेदों में विश्वास की बात की जाए तो उनका नारा वेदों की ओर लौटें, उनकी विचारधारा के सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में वेदों को स्थापित करना है। ठीक, महिला सुधार की बात की जाए यानी महिला सुधार से संबंधित अगर तथ्य देखा जाए इनके बारे में तो उन्होंने स्त्री पुरुष समानता की वकालत की, महिलाओं को वेद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। ठीक है, तो महिलाओं को वेद पढ़ने के लिए, स्त्री पुरुष समानता की बात और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने निर्धारित किया कि लड़कियों का विवाह 16 वर्ष से पहले और लड़कों का विवाह 25 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए। धार्मिक सुधार में देखा जाए तो उनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश ने धार्मिक पुनर्जागरण का आह्वान किया और सरल अनुष्ठानों तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से एक सर्वोच्च सत्ता की पूजा करने का समर्थन किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी के बारे में। 1825 से 1917, हाल ही में पूरे देश में दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाई गई है। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और 3 बार अध्यक्ष रहे। कब कब? 1886, 1893 और 1906। दादा भाई नौरोजी का प्रमुख योगदान की बात की जाए तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें उन्होंने 1848 में लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था ने 1849 तक बालिकाओं के लिए 6 स्कूल स्थापित किए। सुधारवादी विचारधारा का प्रसार देखें तो उन्होंने राष्ट्र गुफ्तार समाचार पत्र की शुरुआत की थी। पारसी समाज में सुधार के लिए रहनुमाई मजदा यासन सभा यानी कि रहनुमाई मजदा यासन सभा जो 1851 की सह स्थापना की थी।
धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले ये कहा था, ये बताया था कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने कराधान, वेतन, पेंशन और विप्रेशन के नाम पर भारत की संपत्ति को ब्रिटेन भेजा है, किस तरीके से ब्रिटेन हमको लूट रहा है। प्रमुख साहित्य कृतियाँ देखें तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आदि कृतियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। ठीक, चलिए आगे। मंगल पांडे 1827 से 1857। जन्म इनका कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। वह 1849 में 22 साल की आयु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल हुए थे। ठीक है, बटालियन थी ये। प्रमुख योगदान देखें तो उन्होंने 1857 की क्रांति अर्थात सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर में खुले विद्रोह की शुरुआत की, जिसने 1857 की क्रांति की चिंगारी भड़का दी। उनका कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, बैरकपुर में इनको फांसी दे दी गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले 1827 से 1890। उनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। वे एक अग्रणी समाज सुधारक थे। उन्होंने अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों का घोर विरोध किया। 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विट्ठल भाई कृष्णजी बंदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो विट्ठल राव कृष्णजी बंदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। सामाजिक योगदान की बात की जाए तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई के साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह की रोकथाम और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने सहित कई सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सावित्री बाई की मदद से 1848 में पुणे में तात्या साहेब भिड़े के घर पर पहला बालिका स्कूल शुरू किया। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज यानी सत्य के साधकों का समाज की स्थापना की थी। पुस्तकें देखें तो गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकें इनकी देखी जा सकती हैं। तो ये था महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। श्री नारायण गुरु जी के बारे में। अठारह से 1928। जन्म स्थान उनका जन्म चेम्पाझंती नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल के पास है ये। ठीक, वह एक संत, दार्शनिक, कवि, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने तत्कालीन जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं और देख लेते हैं। प्रमुख योगदान देखें इनके। शिक्षाएं और सिद्धांत तो उन्होंने आत्मशुद्धि, सादगी और सार्वभौमिक प्रेम पर बल दिया। उन्होंने सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने महिलाओं के लिए समान अवसर का समर्थन किया और केरल में जगह जगह स्कूलों की स्थापना की। अन्य योगदान में देखें तो उन्होंने 1888 में मंदिर में प्रवेश के समान अधिकारों के लिए अरुविपुरम आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक, उन्होंने 1903 में एजवा समुदाय के उत्थान के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक संगठन की स्थापना की थी। ठीक, उन्होंने त्रावणकोर में निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाए जा रहे अहिंसक वायुकोम सत्याग्रह यानी कि 1924 से 25 का समर्थन किया था। ठीक है, जो वायुकोम सत्याग्रह था उसका समर्थन किया इन्होंने। रचनाएं देखें इनकी तो अनुकंबा दशकम, ब्रह्म विद्या पंचकम, आश्रमम
और भद्रकालिया कालियाष्टकम और आत्मोपदेश, शतकम, अद्वैत दीपिका और देव दशकम आदि जो रचनाएं इनकी मिलती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सर चेतुर शंकर नारायण जी के बारे में। इनके बारे में भी हम लोग से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 1857 से 1934। ठीक है, एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, आपने देखी होगी, इन्हीं के ऊपर बनी है वो। पृष्ठभूमि और प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म 1857 में पलक्कड़ यानी कि केरल में हुआ। करियर के बारे में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है, जो कि अमरावती वाला 1897 में था। साइमन कमीशन के साथ सहयोग के लिए भारतीय केंद्रीय समिति के अध्यक्ष 1928 में बने। सम्मान की बात की जाए तो 1904 में किंग एम्परर द्वारा कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1912 में नाइटहुड सर की उपाधि दी गई। साहित्यिक योगदान की बात की जाए तो भारतीय संवैधानिक सुधारों, जो कि 1919 के प्रेषण में 2 प्रसिद्ध मिनट्स ऑफ डिसेंट असहमति पत्र लिखे थे इन्होंने। गांधी एंड एनार्की तो 1922। और मद्रास रिव्यू और मद्रास लॉ जर्नल की स्थापना की। मृत्यु 1934 में मद्रास में हुई। प्रमुख योगदान इनका जलियांवाला बाग के लिए, न्याय के लिए ये काफ़ी लड़े थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में जाना जा सकता है। नेक्स्ट है एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में। चलिए इनके बारे में भी समझते हैं। तो 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया की जयंती को राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे 15 सितंबर राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया गया। जन्म मुद्देनहल्ली यानी कर्नाटक में हुआ और शिक्षा इनकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी इन्होंने। प्रमुख योगदान इंजीनियरिंग क्षेत्र में योगदान हुआ। क्या था? उन्होंने पंजारा नदी के एक चैनल में पाइप साइफन का निर्माण किया जिसे जल प्रबंधन में सहायता मिली। उन्होंने दक्कन नहरों में ब्लॉक सिस्टम ऑफ इरिगेशन शुरू किया। इससे सिंचाई का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुंचा और गंदे पानी की समस्या का भी समाधान हुआ। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए ऑटोमेटिक फ्लड्स गेट सिस्टम की भी विकसित किया था और वे मैसूर में कृष्णाराज सागर बांध के निर्माण में मुख्य अभियंता रहे। प्रशासक के तौर पर देखें तो मैसूर के दीवान के रूप में कार्य किया इन्होंने और मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की। शोध कार्य देखें इनका तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारत का पुनर्निर्माण और भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तकें प्रकाशित की थी इन्होंने। ठीक, सम्मान के बारे में देखें तो उन्हें जो है 1955 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न प्रदान किया गया था। याद रखेंगे कब किया गया था? तो 1955 में। ठीक है, 1955 में। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ। विट्ठल भाई पटेल। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस ने विट्ठल भाई पटेल के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, जो कि अगस्त 1925 बनने के 100 साल पूरे होने पर उनके योगदान को स्मरण किया। ठीक है, इसलिए चर्चित रहे। जन्म इनका जो हुआ था विट्ठल भाई पटेल जी का, वो नाडियाद यानी गुजरात में हुआ था। वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। वह एक प्रसिद्ध राजनेता, वकील और समाज सुधारक हुआ करते थे। ठीक, प्रमुख योगदान के बारे में देखें तो भारत की स्वतंत्रता हेतु सामाजिक और राजनीतिक सुधार लाने के लिए खुद को समर्पित किया इन्होंने। वो बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बने थे। 1918 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे ये, और स्वराज पार्टी जो कि 1922 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन किया था। और साथ ही 1923 से 1925 तक बॉम्बे नगर निगम के मेयर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था।
ठीक, चलिए नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, जो कि 1875 से 1950 के बीच इनका जीवन काल रहा। अब प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय जानें तो जन्म इनका 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ। प्रमुख पद और उत्तरदायित्व के बारे में देखें तो 1917 में अहमदाबाद नगर निगम के स्वच्छ आयुक्त के रूप में चुने गए थे। 1920 में नवनिर्मित गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत और निर्वाचित हुए थे। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे। उन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय एवं अपवर्जित क्षेत्रों पर बनी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले गृह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब? 1991, 1991 में भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य योगदान खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में, असहयोग आंदोलन 1919 से 1920 और बारदोरी सत्याग्रह 1928। स्वतंत्रता के पश्चात रियासतों का एकीकरण, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, गुजरात में सहकारी आंदोलन, ठीक है, इन्होंने कार्य किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ईवी रामास्वामी पेरियार, ठीक है, जो कि 1879 से 1973 के बीच जीवन परिचय इनका। मुख्य विचार देखें तो समाज सुधारक और तर्कवादी दार्शनिक थे ये, और उन्होंने तर्क दिया था कि एक समतावादी समाज के लिए सामाजिक समानता और वैज्ञानिक तर्कवाद आवश्यक है। प्रभाव देखें तो वे ज्योतिबा फुले और B.R. अम्बेडकर से प्रभावित थे। प्रभाव में वे महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम जैसे खादी आंदोलन, अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश से भी प्रेरित थे ये। कार्यकर्ता के रूप में देखें तो उन्होंने एक तमिल साप्ताहिक पुड़ी अराशु प्रकाशित किया और बाइको होम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा बाइको होम वीरन और पेरियार, जिसका अर्थ है महान व्यक्ति, की उपाधि दी गई थी। उन्होंने समुदाय की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार सभी सरकारी अधिकारों के आनुपातिक विवरण की वकालत की थी। ठीक, 1932 में पेरियार ने कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन नेता सिंगारावेलु चेट्टियार के साथ मिलकर के आत्मसम्मान समाजवादी पार्टी नामक एक राजनीतिक दल का गठन किया था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। B.D. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, इनके जीवन परिचय के बारे में जानें तो 1883 से 1966 के बीच देखा जा सकता है। और इनका जो जन्म हुआ वो महाराष्ट्र के नासिक के पास भागुर गांव में हुआ था। ठीक है, भागुर में गांव था ये भागुर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। प्रमुख योगदान इनका जो रहा वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के रूप में, जिसमें 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की और भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। प्रवासी भारतीयों के संगठित करना, इसके बारे में देखें तो 1906 में विदेशों में भारतीय छात्रों को संगठित करने के लिए लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ की थी? लंदन में। ठीक है, साहित्यिक कृति के बारे में देखें तो उन्होंने 1857 की क्रांति पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की रचना की थी। कारावास और बलिदान, जो कि 1990 में बंबई में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो कुल मिलाकर लगभग 50 वर्ष का कठोर कारावास था। सामाजिक सुधार के बारे में देखें तो उन्होंने अस्पृश्यता का सक्रिय रूप से विरोध किया था। उन्होंने पतित पावन मंदिर का निर्माण कराया, जहां दलितों को पुजारी नियुक्त किया गया था। ठीक, राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया इन्होंने, जिसमें हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में, जो कि 1937 से 1944 के बीच
और साथ ही उन्होंने क्रिप्स मिशन और बेवेल योजना के दौरान ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक वार्ता में भाग लिया था। ठीक है। अब बी.डी. सावर जी के बाद अगले टॉपिक के रूप में गोविंद बल्लभ भाई पंत के बारे में देखें। तो गोविंद बल्लभ पंत के बारे में, उनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। इनका जीवन परिचय देखें तो आप 1887 से 1961 के बीच देख सकते हैं। और उन्होंने 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी। साथ ही 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर संयुक्त प्रांत विधान परिषद के लिए चुने गए थे ये। ठीक। प्रमुख योगदान के बारे में बात की जाए तो उन्होंने नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाने की वजह से गिरफ्तार किए गए थे ये। ठीक। आगे देखें तो वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने। ठीक है। तो ये यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। राज्यों का भाषाई पुनर्गठन 1955 से 1961 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। ठीक है। पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में जाने तो 1957 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, इनका जीवन परिचय 1888 से 1975 के बीच देखा जा सकता है। अब इनके बारे में जाने तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पूरे भारत में शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। 1930 के दशक में लीग ऑफ नेशंस में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था इन्होंने। ठीक। वे 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वे भारत के उपराष्ट्रपति जो कि 1952 से 1962 और राष्ट्रपति 1962 से 1967 भी रह चुके हैं ये। उन्होंने पूर्वी और पाश्चात्य दर्शन की तुलना की एवं पश्चिमी देशों के लिए उनके लोगों के लिए भारतीय दर्शन की व्याख्या की थी। ठीक है। अब साहित्यिक रचना के बारे में देखें तो द प्रिंसिपल उपनिषद, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडिया फिलॉसफी, उपनिषदों का दर्शन, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ और ईस्ट एंड वेस्ट सम रिलेक्शन, ये इन्होंने रचनाएं लिखी थी। ठीक है। पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में देखें तो नाइटहुड जो कि 1931 में और भारत रत्न 1954 में इनको मिला था। अगले व्यक्तित्व के बारे में देखें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में, महान व्यक्तित्व के रूप में इनको जाना जाता है। 1891 से 1956 के बीच डॉक्टर अम्बेडकर की रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उनके आदर्श समाज की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। प्रमुख संगठन के रूप में देखें तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो कि 1924 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में इनके संगठन के रूप में देखा जा सकता है। पत्रिकाओं के बारे में जाने तो मूक नायक जो कि 1920 में और बहिष्कृत भारत 1927 में, जनता जो कि 1930 में सभी मराठी में लिखी गई थी इनके द्वारा। और महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में जाने तो जल अधिकारों के लिए महार सत्याग्रह जो कि 1927 और कालाराम मंदिर प्रवेश 1930 आदि जो है देखे जा सकते हैं। पुस्तकों के बारे में देखें तो द अनटचेबल, हु वर द सुद्राज और द बुद्धा एंड हिज धम्म। ठीक है। ये 2 पुस्तकें इनकी देखी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आचार्य विनोबा भावे जो कि 1895 से 1982 के बीच देखे जा सकते हैं। इनका जन्म 1895 में गागोदे यानी कि महाराष्ट्र का एक आदिवासी गांव में इसमें हुआ था। वे भारत के राष्ट्रीय शिक्षक और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं। प्रमुख योगदान के बारे में देखें तो स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में पहले सत्याग्रही बने थे ये। उन्होंने साबरमती आश्रम में छात्रों को पढ़ाया
तथा खादी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे रचनात्मक कार्यों में प्रयोग किया था। ठीक। ग्राम सेवा को संगठित करने के लिए विनोबा भावे ने 1934 में ग्राम सेवा मंडल की स्थापना की थी। उन्हें भूदान आंदोलन 1951 के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। साहित्यिक कृतियों के बारे में देखें तो गीताई और गीता प्रवचने और स्थित प्रज्ञ दर्शन, गीताई चिंतनिका, ज्ञानदेवा, चीमहजने और ईसावास्य वृत्ति, विचार पोथी और स्वराज्य शास्त्र, इनकी जो है कृतियाँ देखी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, करतार सिंह सराभा। तो करतार सिंह सराभा के बारे में जानें, जो कि 1896 से 1915 के बीच इनका जीवन परिचय, जीवन काल रहा। उनका जन्म लुधियाना, पंजाब, जो कि पंजाब में है, तो लुधियाना के सराभा गांव में हुआ था। वे एक अग्रणी भारतीय क्रांतिकारी थे। योगदान देखें इनके, तो उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही गदर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और वे इसके सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में ओरेगन यानी कि अमेरिका में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने गदर न्यूज़पेपर का पंजाबी संस्करण निकाला था और भारत लौटने के बाद उन्होंने भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए संगठित करने पर ध्यान केंद्रित किया और लुधियाना में एक छोटे स्तर की हथियार निर्माण इकाई के जो है इन्होंने शुरू की थी। उन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस में राजद्रोह का आरोपी बना करके 1915 में विष्णु गणेश पिंगले के साथ फांसी दे दी गई थी। ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारे अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि 1897 से 1924 के बीच जीवन परिचय इनका देख सकते हैं आप, जिसमें प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो इनका जो जन्म स्थान है और इनका जो जन्म है वो 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम के पास मोगल्लू गांव में हुआ था। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। प्रमुख योगदान की बात की जाए तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे ये, और उन्होंने आदिवासियों को स्थानीय पंचायतों से न्याय लेने और अंग्रेज़ों की अदालतों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया था। रंपा विद्रोह, जो कि 1922 से 1924 के बीच देखा जाता है, इसे मन्यम विद्रोह भी कहा जाता है और मन्यम का अर्थ है जंगल क्षेत्र। ठीक। स्थानीय लोग उन्हें मन्यम वीरहुड़ यानी कि जंगलों का वीर कहकर पुकारते थे। ठीक। अगस्त 1922 में श्री अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये था अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो कि 1905 से 1979 के बीच हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और ध्यानचंद को उनकी स्टिक वर्क और खेल की बेहतर समझ के कारण हॉकी के जादूगर और द मैजिशियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। वे एक सिपाही के रूप में ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने 1928, 1932, 1936 में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था उन्हें, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। ठीक। चलिए आगे सुखदेव थापर। – 1907 से 1931 के बीच इनका जो जन्म है वो लुधियाना, पंजाब में हुआ था। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के सदस्य थे ये। और योगदान के बारे में बात की जाए इनके, तो पंजाब और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में क्रांतिकारी गुटों का गठन किया था। स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को जोड़ने के लिए 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। सुखदेव कई क्रांतिकारी गतिविधियों में अग्रणी रहे। जेल भूख हड़ताल 1929, जेल में कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की थी। लाहौर षड्यंत्र केस जो कि 1928, सुखदेव
शिवराम राजगुरु और भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी जेम्स ए स्कॉट की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से उप पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मार दिया था। ठीक बाद में 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में शहीद भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ उन्हें भी फांसी दे दी गई। यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा MS स्वामीनाथन, जो कि 1925 से 1923 के बीच आप देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री ने MS स्वामीनाथन के 100वें जन्मोत्सव के अवसर पर MS स्वामीनाथन शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रमुख सम्मान के बारे में देखें इनके तो 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पहला विश्व खाद्य पुरस्कार जो कि 1987 में, 1994 में यूनेप का सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार और 1999 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक के रूप में इनको प्राप्त हुआ है, और मरणोपरांत भारत रत्न जो कि 2024 में इनको दिया गया। MS स्वामीनाथन के प्रमुख योगदान के बारे में जानें तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं ये। राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता के दौरान उन्होंने किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट्स तैयार की थी। इसमें भारत में कृषि प्रणालियों की उत्पादकता, लाभप्रदता और संधारणीयता को बढ़ाने के लिए यानी उनके तरीकों पर सुझाव दिए थे। चलिए नेक्स्ट है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका जी के बारे में देखें, जो कि 1926 से 2011 के बीच उनका जन्म असम में हुआ था, और वो बॉर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा और सुधाकंठ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ये उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्होंने मनुहार बाबे और मोई एटी जाजाबोर, साथ ही विस्तीर्ण परोरे जैसे सदाबहार गीतों की रचना की, जिनमें असमिया लोक नृत्य में, लोक संगीत में मानवता, न्याय और सद्भाव के सार्वभौमिक संदेशों का समावेश झलकता है। ठीक है, चलिए भूपेन हजारिका जी के बाद डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के बारे में। ठीक है, चलिए, जो कि 1994 से 2003 के बीच इनको देखा जाता है। प्रमुख योगदान के बारे में बात की जाए तो अंतरिक्ष के बारे में देखें तो इन्होंने इसरो के अध्यक्ष 1994 से 2003 के रूप में कार्य किया था। इनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण मिशन सफल रहे थे, जैसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV का संचालन और भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV की प्रथम सफल उड़ान। ठीक, भास्कर प्रथम और द्वितीय जैसे भू पर्यवेक्षण उपग्रह इनके द्वारा, और साथ ही भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित उच्च ऊर्जा खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट की योजना भी इन्होंने बनाई। शिक्षा के बारे में देखें तो उन्होंने मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 पर समिति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और पर्यावरण पारिस्थितिकी के रूप में वे संवेदनशील पश्चिमी घाट पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्य समूह के अध्यक्ष रहे थे। ये रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के 37% क्षेत्र को पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील घोषित करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रमुख टॉपिक। पूरी मैगजीन हमने एक ही वीडियो में कवर कर ली है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आशा करते हैं कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, और कुछ सुझाव हो तो हमें दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।